इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ में जो यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन जो है वो बताया जा रहा है। आज अनुपूरक बजट पर दोनों सदनों में चर्चा होगी। कल सुरेश खन्ना ने पेश किया था अनुपूरक बजट। आज भी सत्र के दौरान हंगामा रहने की संभावना यहां पर जो है जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें किस तरीके से आज अनुपूरक बजट पर जो है चर्चा संभव बताई जा रही है। दोनों ही सदनों में जो है यहां पर चर्चा संभव बताई जा रही है। कल सुरेश खन्ना ने जो है यहां पर बजट को पेश किया था। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन जो है बताया जा रहा है। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और जो पेश हुआ है उस पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल सदन में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें विकास कार्यों, कार्यकारिणी योजनाओं और विभागीय आवश्यकताओं के लिए प्रावधान दिए गए थे। बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांग सकता है। ऐसे में आज का सत्र भी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की आज पहली प्रेस वार्ता जो है वो आयोजित होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली मीडिया से बातचीत बताई जा रही है। बीजेपी कार्यालय में आज दोपहर 12 बजे होगी पंकज चौधरी की प्रेस वार्ता। नई जिम्मेदारी के बाद पहली बार प्रेस के सामने आएंगे पंकज चौधरी। बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी आज करेंगे अहम प्रेस वार्ता। प्रदेश संगठन पर पंकज चौधरी रखेंगे अपना विजन, आज करेंगे प्रेस वार्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी कार्यालय में आज दोपहर 12 बजे जो है वो प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली वार्ता जो है उनकी बताई जा रही है और साथ ही मीडिया के साथ पहला उनका रूबरू होंगे। पहला इंटरैक्शन जो है वो मीडिया कर्मियों के साथ यहां बताया जा रहा है। आपको बता दें किस तरीके से प्रदेश संगठन पर पंकज चौधरी अपना विजन रखेंगे और इसी को लेकर जो है कई महत्वाकांक्षी चीजों को लेकर जो है चर्चा करते हुए आज नजर आ सकते हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की आज पहली प्रेस वार्ता जो है वो बताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद पंकज चौधरी पहली बार जो है मीडिया से बातचीत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली मीडिया से ये बातचीत जो है ये बताई जा रही है। तो बीजेपी कार्यालय में आज दोपहर 12 बजे जो है पंकज चौधरी प्रेस वार्ता करेंगे और इसी को लेकर हम जो है आपके साथ जानकारी यहां पर साझा कर रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि नई जिम्मेदारी के बाद पहली बार जो है प्रेस के सामने आएंगे और अपना विजन जो है वो रखते हुए नजर आ सकते हैं आज। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, वंदे मातरम को लेकर विधानसभा में चर्चा जो है आज बताई जा रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अंश हटाने पर कांग्रेस मांगे देश से माफी, ये बात साफ तौर पर यहां पर कही गई है। विपक्ष पर बरसे दोनों डिप्टी सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर यहां पर निशाना साधा है और साफ तौर पर यहां पर जो है अपनी बात कही है कि अंश हटाने पर कांग्रेस मांगे देश से माफी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी दौरान यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के ऊपर निशाना भी साधा है और साफ तौर पर वंदे मातरम को लेकर जो है विधानसभा में लगातार चर्चा चल रही है और इसको लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अंश हटाने पर कांग्रेस मांगे देश से माफी। इसी के चलते आपको बता दें कि विपक्ष पर यहां पर दोनों ही डिप्टी सीएम, चाहे ब्रजेश पाठक हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, वो यहां पर बरसते हुए नजर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर जोरदार चर्चा हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वंदे मातरम से कोई अंश हटाया गया है तो कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वे भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी विपक्ष पर भड़के और वंदे मातरम के महत्व को रेखांकित किया है। सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई है, जिसमें सदस्यों ने अपनी विचार रखे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति किसी भी तरह की अवलोहन स्वीकार नहीं किए जाएगी। तो देखिए किस तरीके से यहां पर वंदे मातरम को लेकर जो है चीजें सामने निकल के आ रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच यहां पर जो है जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूपी का शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का। ऐसे में योगी आदित्यनाथ द्वारा यहां पर कांग्रेस के ऊपर खासतौर पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं, हमला किया गया और इसी के साथ विपक्ष पर भी यहां पर दोनों ही डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक द्वारा यहां पर हमला किया गया है। वंदे मातरम को लेकर यहां पर जो है व्यापक चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके बाद आपको बता दें कि यहां पर वंदे मातरम को लेकर विधानसभा में चर्चा के बाद अब कहीं ना कहीं विपक्ष पर बरसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं।
उत्तर प्रदेश में इन दिनों घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की जो है चपेट में आ रहे हैं। कई जिलों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शीतलहर के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर भी इसका खासा असर देखते हुए नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 16 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। बीते एक सप्ताह से सुबह और शाम अत्यंत गहरा कोहरा छाने से यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज कोहरे की तीव्रता में थोड़ी राहत जरूर मिली है। इसके बावजूद पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। विभाग ने संभावना जताई है कि कुछ स्थानों पर अभी भी घना कोहरा छाया रहा है। ठंड को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी में किस तरीके से देखिए घना कोहरा और ठंड का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 16 जिलों में यहां पर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से। कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है उस पर भी बेहद इसका खासा असर दिखते हुए नजर आ रहा है और शीतलहर से जनजीवन जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो शीतलहर से कहीं ना कहीं जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। यूपी में घना कोहरा और ठंड जो है वो देखने को मिल रहा है। कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जिसके बाद मौसम विभाग ने यहां पर जो है अलर्ट भी जारी किया है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है एक एक करके जुड़ेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता ललितपुर से जो है रुपेश जैन वो जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। रुपेश, ललितपुर की अगर बात की जाए किस तरीके का मंजर जहां वो जो है वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए शीत लहर चल रही है, लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और मौसम विभाग ने भी यहाँ पर जो है अब अलर्ट जारी कर दिया है। जी देखिए, आपको बता दूं कि जब से जो लहर का प्रकोप चालू हुआ तब से लेकर आज तक जो है धीरे धीरे ठंड यहाँ बढ़ रही है। का माहौल जो है साफ देखा जा सकता है। निश्चित से अभी कल या परसों में हम आपको बता दें कि यहाँ पर देखा गया था, लेकिन आज जिस तरीके से सर्दी है, गर्मबाड़ी जो है ठंड पड़ी है, तो इसके साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है आज खिली हुई धूप है, जिसको लेकर आज लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी कि सर्दी से, लेकिन इसके बाद आज जो है लोगों का आना जाना यहाँ पर जो है जिला प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर रेन बसों की व्यवस्था की गई है। जो लोग बाग बाहर से हैं यहाँ पर आते हैं, रेन बसों में जाकर वहाँ पर रात भी बिता सकते हैं। अलाव की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है, जो रात भर गश्त करता है और जो रोड पर घूम रहे आवारा लोग आवारा जानवर है उनको भी वहाँ पे भेजा जाता है ताकि जो है किसी तरह से जो है ठंड से बचाव किया जा सके। जी रुपेश, देखिए क्योंकि खासा असर इस ठंड का कहीं ना कहीं बच्चों पर और बुजुर्गों पर भी पड़ते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से किस तरीके से चेतावनी, अगर कोई गाइडलाइन जारी की गई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं सबसे बात यहाँ पर मिलने की जो है यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है या जो अस्पताल है वहाँ पर जो अलाव है दे रहा है, और जो बच्चे बच्चों को थोड़ी सी राहत दी गई है। यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय है आज से ही जो है कक्षा 1 से लेकर 10 तक के बच्चों की जो छुट्टी की गई है। इसके साथ ही जो बेसिक शिक्षा स्कूल है उसको अभी छुट्टियां यहाँ पे नहीं की गई। जी रुपेश, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो वायु गुणवत्ता है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में ललितपुर में किस तरीके से AQI को यहाँ पर मापा जा रहा है और उसकी वजह से किस तरीके से यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हो रहा है? क्या उसे एक नॉर्मल श्रेणी में रखा जा सकता है AQI को? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ललितपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बोर्ड पर बना हुआ है, और यहाँ पर जो है ये जो पर्यावरण जो प्रदूषण है यहाँ पर जो इसको मुक्त माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यावरण से लेकर जो दूसरे आवाज पर जो है देखने
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रुपेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम होती जा रही है और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। आपको बता रहे थे किस तरीके से ललितपुर में क्या कुछ नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर ठंड की वजह से अब लोगों को उसका असर दिखते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। चलिए, मथुरा का क्या मंजर है आपको दिखा देते हैं एक बार। हमारे साथ मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। फारूक, मथुरा में किस तरीके का खासा ठंड का असर जो है आज दिखते हुए नजर आ रहा है? क्या विजिबिलिटी पे इसका कोई खासा असर? देखिए आपके पीछे अगर मैं देखूं तो काफी ज्यादा धुंध जो है वो दिखाई दे रही है। समृद्ध, मथुरा का हाल इस समय बेहाल है जी। ठंड का सितम इतना तेज चल रहा है कि लोग जो है घरों में बिल्कुल कैद हो गए हैं। जनजीवन पूरी तरीके से समृद्ध अस्त व्यस्त हो गया है। आज इतना कोहरा है कि विजिबिलिटी जो है बिल्कुल जीरो हो चुकी है जी। बिल्कुल यहीं पास में यमुना नदी है अपनी, उसके पास यहीं खड़ा हुआ हूँ। और देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से भी कहूंगा कि दिखाएंगे कि वो कितनी विजिबिलिटी जो है जीरो है और घना कोहरा है इस समय। वाहनों की रफ्तार भी जो है बाहर रेंग के जो चल रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो या और अन्य जो स्टेट हाईवे हैं, सभी पे समृद्ध वाहन रेंग कर चल रहे हैं। देखिए, जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग आते हैं, अभी मैं उनसे भी बात करूंगा, वो बताएंगे कि क्या स्थिति है। बताइए, ये जो विजिबिलिटी है इस समय वो कितनी होगी? हाँ जी, दृश्यता बहुत ही ज्यादा कम है, कोहरा बहुत ज्यादा है, पास का भी कुछ नहीं दिख रहा है। लोग भी आज कम आए सर्दी की वजह से। वैसे यहाँ लोगों का आना जाना रहता है क्योंकि लोग घूमने आते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन आज ठंड ज्यादा है तो कुछ भी दिख नहीं रहा है कोहरे के कारण भी। सुबह वाहन भी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे सड़कों पर, देखा था मैंने, मैं घूमता हुआ, लेकिन आज दृश्यता जीरो ही मानिए आप, कुछ भी दिख नहीं रहा है, एक तरह से अदृश्य ही हो चुका है सब कुछ। आप बताइए, आप क्या ठंड का इस समय प्रकोप चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? ठंड इस समय अपने चरम पर है और वॉक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय। दिखाई नहीं दे रहा है रोड पर कुछ भी, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो दिखाई दे रही है। देखिए, ये लोग समृद्ध वॉक करने वाले लोग हैं और जो विजिबिलिटी है बिल्कुल जीरो हो गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कोहरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और कोहरे का सितम मथुरा में बहुत जबरदस्त है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि स्कूलों की भी छुट्टी हो गई है 2 दिन की। कल तमाम स्कूलों में भी एनुअल फंक्शन मनाए गए थे, उसके बाद स्कूलों ने छुट्टियां कर दी हैं। तो जिला प्रशासन ने अलाव की हालांकि व्यवस्था करी है, रैन बसेरों की भी व्यवस्था करी है जिला प्रशासन ने। तो जो अलाव की जहाँ समृद्ध व्यवस्था करी है वहाँ लोग जो है गैस के हीटर लगाए गए हैं नगर निगम की तरफ से, लोग उसको ताप रहे हैं। और जो रैन बसेरे हैं उनको भी खुद डीएम चंद्र प्रकाश सिंह देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि एक भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी बाहर सोता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, सब रैन बसेरों में उनकी व्यवस्था हो। और खुद योगी आदित्यनाथ इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो समृद्ध बहुत हालात खराब है, हालात बदतर हो गए हैं। बिल्कुल, सर्दी का जो सितम है वो अपने चरम पे है इस समय। देखिए, बिल्कुल आपने विजिबिलिटी की दृश्यता की बात की, हालांकि वो चीज़ तो यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ के उन्होंने भी बयां किया है। लेकिन देखिए, क्योंकि अभी आए दिनों, पिछले दिनों भी हमने देखा और आए दिन एक्सीडेंट्स जो है वो भी देखने को मिलते रहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। अब जिस तरीके की विजिबिलिटी है और जैसा नज़ारा देखने को आपके पीछे भी मिल रहा है, तो अब प्रशासन किस तरीके से सतर्क है और क्या कुछ नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं लोगों के लिए, और क्या खासा इंतजाम यहाँ पर जो है अथॉरिटी करते हुए नजर आ रही है एक्सप्रेस? देखिए समृद्ध, यमुना एक्सप्रेसवे पे जो 16 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था, इतना भयावह एक्सीडेंट था कि लोगों के, देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी और 70 के लोग के करीब जो है घायल उसमें हुए थे। तो इसको देखते हुए एक जांच कमेटी डीएम ने इसमें गठित करी थी। खुद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया था और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि यमुना एक्सप्रेसवे हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, इन सभी पे जो गाइडलाइन है उन्होंने जारी करी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी, सभी पर उन्होंने जो ओवर स्पीडिंग थी उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए टीमें बना दी गई हैं। वहीं डीएम ने एक जांच रिपोर्ट एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी
उसमें उन्होंने एक जांच सौंपी है और साफ तौर पर यूपी ईडा को, जेपी इंफ्राटेक को, सभी को कह दिया गया है कि यमुना एक्सप्रेस वे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो या आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, कहीं भी अगर कोई लापरवाही पाई जाती है, वाहनों को कानवाई में लगाकर चला जाएगा, कन्वे करा जाएगा। जब कानवाई होगा तभी वाहन निकलेंगे, क्योंकि कोहरे में दृष्टता कम होने की वजह से भीषण एक्सीडेंट हुआ था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। तो इसको लेकर तमाम नियम बनाए गए हैं, तमाम गाइडलाइन जारी की गई हैं। 60 की स्पीड से कोई भी अधिक नहीं चलेगा, छोटे वाहन भी 60 की स्पीड से। जगह जगह कैमरे को ठीक कर दिया गया है यमुना एक्सप्रेस वे पे। और वहीं सम्राट, जहां टोल प्लाजा पड़ते हैं, उन टोल प्लाजाओं पर वहां पर जो टोल प्लाजा हैं पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कोई जो है ड्रिंक करके नहीं चल रहा है, कोई किसी तरीके से इस ओवर स्पीडिंग है तो उनकी सबकी जो है ट्रैक किया जा रहा है उनको। तो वाहनों को जब ट्रैक किया जा रहा है तो पूरी कमेटी इसमें काम कर रही है। कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी दे दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी हुई है और जिला प्रशासन ने जारी की है, उस पर कितना अमल होता है, ये अब सब देखने वाली सब बात होगी। बिल्कुल। देखिए फारूक, देखिए मथुरा के अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां किस तरीके से इसका खासा असर देखते हुए नजर आ रहा है और शहर में कितना अंतर जो है तापमान में देखने को मिल रहा है। एक और चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, क्योंकि यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और आए दिन जैसी खबरें निकल के सामने आ रही थी कि जो वायु गुणवत्ता है वो भी लगातार जो है खराब श्रेणी में दिखते हुए नजर आ रहा है। मथुरा में अभी फिलहाल कितना AQI चल रहा है? देखिए सम्राट, मथुरा में AQI की स्थिति अभी खराब है और AQI 300 के आसपास लगभग चल रहा है। कभी 329 हो जाता है, कभी 320 हो जाता है और 300 से नीचे अभी AQI नहीं आ रहा है, क्योंकि कोहरे के साथ साथ जो प्रदूषण है, जो वायु प्रदूषण है, वो भी लगातार है। और इस वायु प्रदूषण में लोगों को सांस लेने की समस्या, क्योंकि सर्दी में जब कोल्ड वेव शुरू हो जाती है तो सांस के मरीजों को बहुत परेशानी हो जाती है। सर्दी जुकाम का मौसम एकदम चल रहा है। तो खुद डॉक्टर इसको सलाह दे रहे हैं सभी को कि आप लोग बहुत जरूरी हो कोहरे में या बहुत ठंड में तभी आप बाहर निकलें, अन्यथा जो है अपने घरों में रहें और घर से ही अपना काम करें। तो इसको देखते हुए अभी जो है जो स्थिति है AQI की, वो अभी भी खराब है, ठीक नहीं है। लेकिन कोहरे की स्थिति को मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से कोहरे का सितम यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरीके से ये कोहरा है, हमें आज का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सम्राट। बिल्कुल पूरी तरीके से कोहरा है, बिल्कुल विजिबिलिटी 0 है और पास के लोग भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए फारूक, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से मंजर जो है हमें वहां देखने को मिल रहा है, ठंड का प्रकोप जो है कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कृष्ण की नगरी में भी दिखते हुए नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फारूक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी जो है इस कड़ाके की ठंड में जो है अपना ख्याल रखें। लेकिन देखिए किस तरीके से शीत के लहर के चलते यहाँ पर जनजीवन प्रभावित होते हुए फिलहाल यूपी के तमाम जिलों में नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंद्रशेखर आजाद भाजपा पर यहां पर उन्होंने निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर कहा कि गुंडों की सरकार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां सीएम योगी के SIR बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह सारी बातें कही हैं। चुनाव आयोग पर यहां पर उन्होंने निशाना साधा है और आपको बता दें मनरेगा नाम बदलने पर सरकार को आड़े हाथ उन्होंने लिया है। नीतीश कुमार की टिप्पणी को बताया है उन्होंने घिनौना। 2027 चुनावों पर गठबंधन या पार्टी का फैसला पर आधारित है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां चुनाव आयोग पर उन्होंने निशाना साधा है। चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और गुंडों की सरकार इसे बताया है। सीएम योगी के SIR वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसे गुंडों की सरकार करार कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के SIR वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है और पूछा है कि चुनाव आयोग का काम होने के बावजूद सीएम को कैसे जानकारी मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। चंद्रशेखर आजाद ने मनरेगा योजना का नाम बदलने पर सरकार को कड़ी आलोचना की है और कहा है कि नाम बदलने से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि वास्तविक सुधारों को यहां पर जो है ज्यादा जरूरत है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी को घिनौना हरकत जो है वो यहां पर बताया है। वहीं आपको बता दें कि 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर भी गठबंधन या पार्टी का फैसला अगले चरण में होगा, ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पुष्पेंद्र राणा जी के पिताजी श्रद्धेय चंद्रपाल सिंह जी जो परिणाम प्राप्त कर गए अपने परिवार का दुख बांटने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि कुदरत इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और बाबूजी चंद्रपाल जी को अपने चरणों में स्थान दे। देखो, नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, नाम बदलने से हालात बदलते तो बहुत योजनाओं के नाम बदले, लेकिन हालात किसी के नहीं बदले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सरकार ने कहा पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब कह रहे हैं 60% पैसा देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का यह हाल है कि वहां 8 लाख करोड़ का कर्ज सरकार पे पहले, इतनी योजनाएं पहले से बंद पड़ी है कि अब सरकार इस योजना में पैसा दे पाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि 100 की जगह 125 दिन एक सपना है। ये जो अधिकार मिला था चुनाव के समय, तो 10,000 रुपए आप देते वोट खरीदने के लिए, लेकिन ये जो मेहनत करके मजदूरी मिलती थी ये भी आपने छीनने का काम किया। जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस बार आजाद समाज पार्टी को ताकत देके आपको सत्ता से बाहर करने का काम। महिला का नफा हटाया था, ये बहुत गंभीर मामला है, मैंने कई बार इस पे बात रखी, आपने सवाल खड़ा किया है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संविधान में, संविधान के अंदर व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान की रक्षा करने का अधिकार, जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा जाने अनजाने में या फिर उम्र के पड़ाव पे ये सब करते हुए ये अपमानजनक है। कानूनी रूप से तो कार्रवाई की जद में आता है, उनके खिलाफ FIR भी है, मगर मैं चाहता था कि मुख्यमंत्री खुद ही जो है अपने आप इसका संज्ञान लेके उस बिटिया से माफी मांगे और उस बिटिया को और तमाम बिटिया को उदाहरण देके अगर कोई गलती होती मुझे उसको स्वीकार करना है। 4 करोड़ वोट काटे गए हैं, जो 80% वोट बीजेपी के, क्या कहना चाहेंगे आप ये देखो, हम बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक SIR की रिपोर्ट जमा नहीं की। तो मुख्यमंत्री को कैसे पता लगा कि 4 करोड़ वोट कट गए और वो 80-85% भाजपा के वोट है? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहा है? तो ये तो सीधा सीधा था भाजपा और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत को सामने प्रदर्शित करता है। इसलिए हमें शक है कि जैसे मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में कहा था कि जिन सीटों पे 10,000 वोट से कम अंतर, 10,000 का अंतर है, उन पे मेरी निगाह, क्या वो उन 10,000 वोट के अंतर को वोट कटवा के कम करना चाहते हैं? हम किसी भी कीमत पे एक वोट को जो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष में मिला जाने नहीं देंगे। मैं आपको बताना। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।